फर्ज मेरा बुला रहा है, मुझको जाने दो माँ। फर्ज मेरा बुला रहा है, मुझको जाने दो माँ। अपने देश के दुश्मनों को जरा धूल चटाने दो माँ। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरी कहानी तुम कब आओगे का पहला भाग सुना और उसे पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आज अपनी कहानी तुम कब आओगे का दूसरा भाग लेकर अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। आप लोगों ने सुना कि प्रेम जब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाता है तो घर में मातम सा छा जाता है। सब लोग, निशा अपने रूम में बैठ के रोती रहती है, उसकी मम्मी अलग परेशान रहती हैं। तो इस पर रीता और दादी सोचते हैं कि सबको कैसे खुश किया जाए, ऐसे तो नहीं चलेगा। और इस तरह सब लोग रोएंगे और भाभी तो भी नई नई आई हैं और हर समय अगर ये इस तरह रोती रहेंगी तो कैसे हम इनका ख्याल रख पाएंगे। तो इस पर वो जो है जाती है दादी के कमरे में और प्रेम का एक डीवीडी लगा देती है जिस पर प्रेम की आवाज़ आती है। तो सब लोग सोचते हैं प्रेम यहाँ कहाँ कैसे आ गया, और जो है दौड़ के दादी के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रेम टीवी पर एक इंटरव्यू दे रहा होता है अपनी सिस्टर को। और जो है वो उसमें सारी चीज़ें बताता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला, इसके लिए मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। और अंत में वो अपने पापा से एक बात कहता है पापा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी का ख्याल रखिएगा। आपने मुझे बचपन से कहानियाँ सुनाई थी देश की, और आप चाहते थे कि मैं सेना में भर्ती हूँ और आपका सर गर्व से ऊंचा करूँ। मैं अपनी धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए जो है समर्पित हो जाऊँ। तो पापा, मैं आज मुझे जब सेना में जाने का मौका मिला है तो मैं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ। मेरी मम्मी जो बहुत प्यारी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और इनका ख्याल रखिएगा, इन्हें रोने मत दीजिएगा। अभी मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ तो ये इतना रो रही हैं, लेकिन कभी जब मुझे लड़ाई पर जाना होगा तब तो इनका हाल ही बुरा हो जाएगा। और इस टाइम पे सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी है कि आप मेरी मम्मी का ख्याल रखिएगा। तो यही सारी बातें प्रेम बोलता है। और फिर इसके बाद वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, आप एक बहुत मजबूत महिला रही हैं और आपने हर टाइम मम्मी का ख्याल रखा है, लेकिन मेरी मम्मी तो ऐसी हैं जो खुद रोती रहती हैं। तो अगर मेरी बीवी आएगी तो उसका ख्याल ये क्या रखेंगी, ये तो खुद रोती रहेंगी और इनको देखकर वो भी रोती रहेगी। इस वक्त निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, उसकी मम्मी भी मुस्कुराने लगती हैं। और फिर अंत में वो अपनी बहन से कहता है कि देख छोटी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है सबका ख्याल रखने का। हाँ, कुछ दिन बाद तू चली जाएगी सबको रुला के, लेकिन उसकी चिंता मत कर, मेरी बीवी तब तक आ जाएगी, वो पूरे घर का ख्याल रखेगी और तब तक तू अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा, जिससे मैं तुम्हारे लिए जो कुछ एक अच्छा सा बर ढूंढ सकूँ। तो इस पर सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं, सबके चेहरे पे हंसी आने लगती है। और एक चीज़ उन्हें लगता है कि उनका बेटा, उनका भाई इतनी परवाह सबकी करता है, और जो है सब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं। और प्रेम अंत में एक बात कहता है कि मैं जा रहा हूँ और आप लोग अगर इस तरह परेशान रहोगे तो मैं वहाँ पर मेरा मन नहीं लगेगा और मैं अपने देश के प्रति अपना फ़र्ज नहीं निभा पाऊँगा। तो मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूँ कि आप लोग मेरे जब भी मैं वहाँ पे लड़ाई पे जाऊँ या मैं सीमा पे जाऊँ तो आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, पर आप लोग अपने चेहरे से ये मुस्कान मत खोने दीजिएगा। आप लोग मुझसे वादा कीजिए, आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। इस बात पर प्रेम के घर वाले सोचते हैं कि उनका बेटा कितना ध्यान रखता है उनकी खुशियों का, और वो लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब वो कभी नहीं रोएंगे और प्रेम की सलामती की दुआ करेंगे। उनका भाई, उनका बेटा और उस निशा का पति जल्दी वापस आएगा देश की सेवा से, और सब कुछ वहाँ सीमा पर अच्छा हो जाएगा और वो जल्दी से वापस आ जाएगा। इसी तरह जो है सब लोग एक दूसरे से वादा करके अपने अपने रूम में जाते हैं। शाम को निशा रूम में अकेली बैठी रहती है, उसे रूम का अकेलापन बहुत खलता है। वो रोती है, कोशिश करती है ना रोने का, फिर भी
उसकी आंखों से आंसू गिर ही जाते हैं। तो शाम होता है तो उसकी मम्मी आती हैं उसे बुलाने और कहती हैं कि बेटा नीचे चलो, हम लोग वहाँ चाय पीते हैं और तुम अकेली बैठे बैठे यहाँ क्या करोगी, बोर हो रही हो, चलो तुम नीचे चलते हैं। तो निशा जी मम्मी कह के नीचे आती है। वहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता करते हैं और रीता सबको हंसाने की कोशिश करती है, अपनी किसी न किसी बात से सब किसी न किसी का टांग खींचती है। शादी में क्या क्या चीज़ें हुई, यही सारी बातें वो सोचती है कि भाभी का दिमाग डाइवर्ट रहे और वो भाई के बारे में ज़्यादा ना सोचें। और इस तरह शाम का खाना भी होता है और निशा खाना खा के जैसे ही रूम में आती है, वो रूम उसे काटने को दौड़ता है। उसे हर जगह प्रेम ही दिखाई देता है, वो एकदम अकेलापन उसे फील होता है। वो पूरे रूम में बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो अपने आप को समझाती है कि वो तो एक फौजी की पत्नी है, उसे ये सब चीज़ें करनी होगी और ये आज नई बात नहीं है, इसे लाइफ टाइम ये चीज़ें झेलनी होगी। और इस तरह वो अपने आप को समझाकर सो जाती है। दूसरे दिन पगफेरे का दिन होता है और घर में तैयारी होती है कि निशा का भाई निशा को लेने आएगा। और प्रेम की मम्मी भी सोचती है कि निशा चली जाएगी तो बढ़िया ही रहेगा, अपनी दादी के पास रहेगी, थोड़ा सा वो भी यहाँ प्रेम के यादों से दूर रहेगी तो शायद उसे अच्छा लगे मायके जाके। तो वो भी सोचती हैं कि ठीक है ये चली जाए और वो उसे कहती है बेटा जो है तैयारी कर लेना, तुमको तुम्हारी दादी के पास जाना है। निशा का कोई भाई नहीं होता है पर उसे लिवाने उसके मामा का लड़का विजय आता है। घर में तैयारी हो रही होती है उसके स्वागत की और इसी बीच विजय आता है, घंटी बजती है। रीता जाके दरवाज़ा खोलती है और नमस्ते बोलती है और कहती है भैया आइए जो है, और मम्मी को बताती है कि भैया आए हैं। विजय की खातिरदारी होती है और विजय पूछता है कि जीजू कहाँ है। इस पर सब लोग उस बात को टाल देते हैं और जो है फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हालचाल होने लगता है कि शादी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई और दादी कैसी हैं, सारी हालचाल होते, सारी बातें होती हैं। और इसमें विजय से उसकी प्रेम की मम्मी कहती हैं कि बेटा जाकर अपनी बहन से मिल लो और रीता से कहती हैं भाभी से कह दो कि पैकिंग कर ले और उसे जाना है आज। तो रीता विजय को लेकर निशा के कमरे में जाता है तो वहाँ वो देखता है निशा गुमसुम सी बैठी हुई है, शांत सी, और प्रेम भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर उसके मन में कई बातें आती हैं कि पता नहीं क्या हुआ, शादी में कोई गलती हो गई, क्या हो गया, उसकी बहन इतनी उदास क्यों है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है और जीजू कहाँ हैं। तो निशा कुछ नहीं बोलती, कहती कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। तो वो बार बार उसके ऊपर फोर्स करता कि क्या हुआ तू बता, तो आखिर कोई दिक्कत हुई, हम लोगों ने खातिरदारी में या किसी चीज़ में कुछ कमी छोड़ी है। तो कहती नहीं भैया कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। दादी कैसी हैं, मुझे दादी की याद आ रही थी तो इसी वजह से मेरा चेहरा गिरा हुआ है। तो इसमें विजय कहता है पागल, तू आज तो मिलेगी ही दादी से, तो इतना उदास क्यों है। और कोई देखेगा को क्या सोचेगा कि हाँ जो है इनकी बहन के चेहरे पर कोई हंसी खुशी ही नहीं है और आज तो तुमको दादी से मिलना ही है। तो इस पर वो मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं बोलती। विजय खाने के लिए टेबल पर आता है, वहाँ पर भी वो प्रेम को नहीं देखता है और निशा भी गुमसुम थी। तो ये सोचने पर वो मजबूर हो जाता है कि कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से नई नवेली दुल्हन बनी उसकी बहन इतनी उदास है, जबकि लड़कियां शादी के बाद बहुत खुश दिखती हैं। तो इस पर वो दोबारा फिर पूछता है कि जीजू कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और आज मुझे देहरादून भी जाना है वापस। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा वो हो जाती है, कहती हैं कि बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें भी कोई कष्ट पहुँचे, आज प्रेम को कल ही जाना पड़ा था और जो है प्रेम मतलब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गया है, वहाँ सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है जिससे उसकी सारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ये सुनकर जो है विजय को धक्का सा लगता है कि उसकी बहन आज ही दुल्हन बनकर आई और जो है आज ही ये सब हुआ। तो वो परेशान सा हो जाता है। तो उसकी प्रेम की मम्मी कहती हैं कि बेटा कुछ दिन निशा को तुम अपने साथ ले जाओ और उसकी दादी के पास, वहाँ उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो
तुरंत अभी प्रेम गया है तो थोड़ा दुखी है, और फिर हम प्रेम के आने के बाद उसे ले आएंगे और जो है फिर सब सही हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा जल्दी। तो विजय कहता है जी माँ, जी मम्मी जी आप निशा से कह दीजिए कि वो तैयार हो जाए, मुझे शाम की ट्रेन भी पकड़नी है और मुझे देहरादून आज ही वापस जाना है। तो उस प्रेम की मम्मी रीता से कहते हैं कि जाके देख भाभी तैयार नहीं हुई हैं, उनके भाई को आज ही वापस जाना है। तो भाभी से कह दे कि जल्दी तैयार हो जाएं थोड़ा सा, और जो है फिर इसके बाद वो मतलब अपनी दादी के पास चली जाए कुछ दिन के लिए। तो विजय भी जाता है साथ में। तो विजय से निशा कहती है कि भाई मेरी दादी से मेरी दादी से एक बात कह देना, उनसे ये कह देना कि आपने जो मुझे शिक्षा दी है, आपने मुझे जो सिखाया है, आज मुझे उन संस्कारों पर खरे उतरना है। और दादी मैं फिर आऊँगी, आप भैया मेरी दादी से कहना कि मैं अभी पग फेरे के लिए नहीं आ पाऊँगी, और जो है मैं ये बात मम्मी जी के सामने भी कह दूँगी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाद में आऊँगी। तो विजय कहता है कोई बात नहीं। तो उसकी मम्मी आती कहती बेटा जल्दी कर, उसे जाना भी है और तू देर कर रही है। तो वो कहती मम्मी मैं क्या पग फेरे का ये रस्म बाद में नहीं हो सकता? तो उसकी मम्मी कहती क्या मतलब बाद में क्यों होगा? तो वो कहती कि मम्मी मैं चाहती हूँ मैं ये पग फेरा अपने पति प्रेम के साथ ही जाऊँ अपने मायके। तो मैं अगर ये पग फेरा बाद में हो जाए तो मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ। और भाई दादी से कहना कि मैं फिर आऊँगी, अभी मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है और मेरे पति ने मुझ पर एक जिम्मेदारी सौंपी है अपने परिवार की देखभाल के लिए, तो मैं बाद में आऊँगी। विजय को भी अपनी बहन की बातों पर से बहुत गर्व महसूस होता है कि उसकी बहन कितनी समझदार है और इस बुरे वक्त में वो अपने परिवार के साथ खड़ी है। और निशा पहले से ही समझदार थी और आज उसने ये बातें कह के और समझदारी की बात की। और प्रेम की मम्मी तो खुशी से फूल नहीं समाते कि मेरी बहू इतना ख्याल अभी से ही रख रही है हम लोगों का, और वो उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं बेटा जैसे तुम्हारी इच्छा, ये तो सिर्फ एक रस्म है और हर लड़की शादी के बाद मायके जाना चाहती है, तो ठीक है अगर तुम्हारी खुशी प्रेम के साथ जाने में है तो तुम प्रेम के साथ जाना। निशा सबका बहुत ख्याल रखती है और दादी को रामायण सुनाना और जो है मम्मी का किचन में हेल्प करना, रीता का हेल्प करना, सबका ख्याल वो रखती है। प्रेम की मम्मी को गर्व होता है कि उन्होंने अपने घर के लिए एक अच्छी बहू को चुना है। और इसी बीच प्रेम का फ़ोन भी कभी कभार आ जाता था क्योंकि वहाँ से रोज़ बात करना नहीं हो पाता था। तो कभी कभी जब भी टाइम मिलता तो प्रेम ज़रूर फ़ोन करता और अपना हाल चाल बताता कि हाँ सब कुछ यहाँ पर सही है। सब लोग ये बातें सुनकर बहुत खुश होते कि उनका बच्चा और उनका भाई सुरक्षित है और अभी भी पर वहाँ पर अभी भी लड़ाई जारी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा दिन घर के लोग टीवी न्यूज़ देखा करते थे कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति वहाँ की बनी हुई है, और प्रेम के लिए दुआएं करते थे कि प्रेम सब सकुशल वापस आ जाए। निशा दिन रात भगवान के सामने आशा का दिया जलाते कि उसका पति जल्दी सकुशल वापस आ जाए। सीमा पर लड़ाई चल ही रही थी, वहाँ पर आतंकवादी कुछ ना कुछ करके जो है टेंशन पैदा ही कर रहे थे और पूरा देश परेशान था। इसी बीच एक न्यूज़ आती है कि जहाँ पर प्रेम ड्यूटी कर रहा होता है वहाँ पर आतंकवादियों ने उस चौकी को बम से उड़ा दिया। ये सुनकर पूरे घर में कोहराम सा मच जाता है। वहाँ पर कुछ सैनिक की लाशें मिली हुई हैं, कुछ सैनिक बह गए हैं, बगल में एक नदी होती है वहाँ से बह गए हैं, और वहाँ पर ड्यूटी करने वाला कोई भी सैनिक जिंदा नहीं बचता। निशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुदरत उसके साथ ऐसा कोई खेल खेल सकती है।
जिस विश्वास से वो दिया जलाती थी, जिस विश्वास से उसने ऊपर वाले से दुआएं मांगी थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्रेम इतनी जल्दी उसका साथ छोड़ के जा सकता है। उस फोन के आते ही पूरे घर में कोहराम मच जाता है और मम्मी बेसुध हो जाती हैं और निशा बेसुध पड़ी रहती है। पापा को समझ में नहीं आता कि सबको कैसे संभालें, और यहाँ तक कि प्रेम की बॉडी भी नहीं मिलती। सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि वो प्रेम का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, और वो इस बात से पूरे घर में बहुत सब लोग दुखी रहते हैं। और फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। निशा बहुत दुखी रहती है और उसकी मम्मी ना खुद को संभाल पाती हैं, ना निशा को संभाल पाती हैं। वो खुद बहुत परेशान रहती हैं। उसकी बहन बहुत कोशिश करती है उनको संभालने का, और इसी तरह टाइम बीत रहा था। तो 4 दिन हुए, निशा को ना खाने की सुध थी, ना कुछ पहनने की सुध थी। वो परेशान रहती थी, पूरा दिन दुखी रहती थी और हर टाइम रोती रहती थी। और ये देख कर उसकी मम्मी भी हमेशा रोती रहती थी कि अपनी बहू को, जिसने एक दिन भी अपने पति के साथ नहीं वक्त गुजारा है, जो इतना जल्दी उनका बेटा चला गया। और इस तरह जो है थोड़ा सा टाइम बीतता है, लोग निशा के ऊपर ताने, थोड़ा सा जैसे निशा नहीं चाहती कि वो अपना सिंदूर निकाले या अपने मंगलसूत्र को निकाले। इसलिए उसकी मम्मी कहती हैं कि मेरी बहू को जो करना है उसे करने दो, मैं समाज के लिए ये नहीं करूँगी कि मैं उसका दिल तोड़ूं। और जब वो उससे कहती हैं कि बेटा अब तो प्रेम जा चुका है, क्यों तुम उसके याद में ये सब करना चाहती हो, तो वो कहती है कि मम्मी, मेरे मंगलसूत्र का मेरे साथ होना मुझे ऐसा एहसास दिलाता है जैसे कि प्रेम मेरे साथ है। कुछ दिन बाद फोर्स से प्रेम का सारा सामान आ जाता है और वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और इस पर निशा जैसे ही उस सामान को देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। और वहाँ लोग, मतलब पूरे घर में ये चीज़ें सब लोग मान लेते हैं कि उनका प्रेम उनका साथ छोड़ के जा चुका है। पर निशा नहीं अपने आप को नहीं समझा पाती है। उसे उसके प्रेम के उस बात पे विश्वास होता है जो प्रेम ने कहा होता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, अपने परिवार के लिए वापस आऊँगा, अपनी मम्मी के लिए वापस आऊँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अभी यहीं पर आगे है, ख़त्म अभी नहीं हुई है। अभी आप देखिएगा कि निशा की लाइफ में क्या क्या होता है, किस किस दर्द से उसे गुजरना पड़ता है। एक फौजी की पत्नी को अक्सर ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। मैं ये कहानी सुनाते सुनाते खुद भावुक हो गई थी। मुझे खुद दर्द फील हो रहा था कि पत्नियों को, फौजी की पत्नियों को ये सब बहुत झेलना पड़ता है। तो आगे की कहानी मैं मंगलवार को लेकर हाजिर हो रही हूँ। तब तक के लिए नमस्ते। और प्लीज़ मेरी इस कहानी को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, आज मैं थोड़ा भावुक हो गई थी, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी।